हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी और आज की महत्वपूर्ण कक्षा में हम करने वाले हैं समकालीन दक्षिण एशिया के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी कक्षाओं के हिंदी माध्यम में सभी बोर्ड्स के सभी पाठों का विस्तृत हल मिलता है। सभी चैप्टर्स को अच्छी तरह से आपको पढ़ाया जाता है। सभी चैप्टर्स में परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको बताए जाते हैं बिल्कुल निःशुल्क। यानी एक या दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह के सब्सक्रिप्शन लेने की या पैसे जमा करके पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप निःशुल्क किसी भी कक्षा में किसी भी विषय से संबंधित अपनी पढ़ाई यहां कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो। तो बस आपको करना इतना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि हम आपको निःशुल्क सभी विषयों की सभी कक्षाएं दे सकें और आपकी परीक्षा में हम आपकी मदद कर सकें और आप अपने परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो सकें। इसी कड़ी में आज हम कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का जो समकालीन दक्षिण एशिया है, इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे, जिसके जरिए हम न सिर्फ क्वेश्चंस के उत्तर को भी डिस्कस करेंगे जिसको आप अपने परीक्षा के लिए उपयोग कर सकते हैं, बल्कि एक क्विक रिवीजन भी पूरे चैप्टर का एक बार फिर से आपका हो जाएगा और आप उन चीज़ों को जिसमें एनसीईआरटी ने क्वेश्चन बनाकर रखा हुआ है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए, उसकी विस्तृत जानकारी आप पा सकते हैं और उसको एग्जाम में अपनी मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, पहले कुछ बहुविकल्पीय या इस तरह से वन लाइनर्स क्वेश्चन हैं जिनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ कि देश की पहचान करें। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो एक विस्तृत बात बता रहे हैं या एक भूमिका बताएंगे किसी विशेष देश के बारे में और आपको बताना है कि वो कौन सा देश होगा। तो पहला है कि राजा, लोकतंत्र, समर्थक समूहों और अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना रहा। यानी ऐसे देश की बात हो रही है जहां पे तीन तरफा, मैंने बताया तीन तरफा भी एक तरह से वहां संघर्ष देखने को मिला है। एक लोकतंत्र के समर्थन करने वाले, एक राजा का अपना समूह या सेना और एक ऐसे थे जो सशस्त्र विद्रोह चाहते थे। तो ऐसा कौन सा देश था जहां ये तीनों टकराव देखने के लिए मिला था? तो ये देश था नेपाल, जो इसका उत्तर में आप देख सकते हैं। तो क का उत्तर क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। यानी एक ऐसा देश जहां तीन तरीके का आपको क्या देखने के लिए मिला? तीन तरीके का संघर्ष देखने के लिए मिला था सेना के बीच में। यानी वहां पे क्या हो गया? स्थिति ये बन गई कि तीन समूह बन गए। एक राजा का अपना समूह हो गया और राजा की अपनी सेना थी। इसके विरोध में जो एक शांतिपूर्ण संघर्ष चल रहा था वो किसका चल रहा था? लोकतंत्र समर्थकों का। ठीक है, लोकतंत्र समर्थकों का अपना एक विद्रोह कह सकते हैं या सत्याग्रह कह सकते हैं चल रहा था। और इधर जो माओवादी थे उनका एक अपना सशस्त्र, ठीक है ना, माओवादी का अपना एक सशस्त्र आंदोलन चल रहा था। उनको ये लग रहा था कि हम नक्सल तरीके से शस्त्र उठाकर, हथियार उठाकर लोकतंत्र की बहाली करा सकते हैं। तो ये जो जिसको अतिवादी कहा गया है, तो ये जो संघर्ष चला, ये जो आपको देखने के लिए मिला कि बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति बन रही है, जो बात भी की जा रही है, राजनीतिक अस्थिरता, यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं रही। कभी सरकार राजा के हाथ में चल रही थी, कभी ऐसा लग रहा था कि अतिवादी वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था काबिल कर देंगे, या स्थिरता जो बनी रही, बार बार संविधान बनाने की बात चलने लगी। ये किस में हुआ? ये नेपाल में हुआ। तो इसका पहला उत्तर हो जाएगा नेपाल। चारों तरफ भूमि से घिरा देश। एक बार फिर जब मैं आपको दक्षिण एशिया का हमने मैप का भी डिस्कशन किया था तो हमने देखा था कि एक लैंडलॉक कंट्री की स्थिति बन रही थी दक्षिण एशिया के। अगर आप प्रमुख देशों को देखें, पाकिस्तान, कराची के इधर आप देखिए समुद्र है। भारत तो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, ठीक है, ये जितने देश हैं ये सब क्या है? समुद्र से घिरे हुए हैं या लैंडलॉक हैं। ये इनके समुद्री रास्ता इनके पास है। लेकिन जो नेपाल है वो क्या है? एक लैंडलॉक देश है। ठीक है, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। ऊपर चीन तिब्बत वाला जो इलाका है, एक तरफ भारत है, ठीक है, उधर भूटान की भी कुछ सीमा लगती है। तो इस तरह से ये जो नेपाल है ये चारों तरफ से भूमि से घिरा देश हो जाएगा। इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। तो ख का भी उत्तर क्या हो गया? नेपाल हो गया। तो अब अगले प्रश्न पर देखते हैं कि नेपाल के बाद जो अगला प्रश्न है वो क्या है। तो दो जो उत्तर हुए हैं, दो जो प्रश्न हुए हैं उसमें नेपाल रहा है। तीसरा, दक्षिण एशिया का वह देश, साउथ एशिया का फिर एक देश, जिसने सबसे पहले ध्यान रखिएगा अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। अब देखिए एक चीज समझिए, दक्षिण एशिया के अगर आप देशों की का देखें तो चीन, हालांकि चीन दक्षिण एशिया में नहीं है, लेकिन अगर एशिया के ही देशों की आप चर्चा करें तो चीन, भारत, ये जितने देश थे, बांग्लादेश तो बहुत बाद में उदय हुआ, तो इन्होंने धीरे धीरे क्रमशः अपने अर्थव्यवस्थाओं का उदारीकरण शुरू किया था। स्पेसिफिकली दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत ने तो शुरू कर दिया 90 आते आते 1990 तक की स्थिति बन गई। लेकिन उससे पहले भी श्रीलंका ने क्या किया? इन आर्थिक सुधारों पर अपनी पॉलिसी बनानी या अपना स्टेप लेना शुरू कर दिया था। तो ग का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका इसका सही जवाब होगा। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? प्रयास किया कि आर्थिक सुधार किए जाए।
सेना और लोकतंत्र समर्थक समूहों के बीच संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी। अब देखिए, भारत, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मुख्यतः इन देशों की चर्चा अगर आप इनको अगर ठीक से रिकॉल करें, याद करने की कोशिश करें, तो भारत में तो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमेशा बनी रही, नेपाल में राजतांत्रिक व्यवस्था बनी रही। सेना और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बीच का जो टकराव है वो सबसे अधिक कहां देखने के लिए मिला? जाहिर सी बात है पाकिस्तान में देखने के लिए मिला था। ठीक है, यानी वहां कभी पाकिस्तान क्या करती थी, कभी सेना का उसका कब्जा कर लेती थी पूरे सत्ता पर, फिर कभी लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रयास किया जाता था, कभी एक बार दिखाया जाता था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है जब भुट्टो की सरकार आई, बाद में लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए फिर बेनजीर अली भुट्टो और नवाज शरीफ जैसे लोग प्रधानमंत्री बने। तो कभी सेना, कभी लोकतांत्रिक समूह, इनके बीच का जो हमेशा संघर्ष रहा और इसमें हमेशा बाजी सेना मारती चली गई, वो देश है पाकिस्तान। ठीक है, जहां पे सैन्य शासन सबसे ज्यादा हावी रहा। ठीक है, ठीक है, जनरल अयूब खान, ठीक है, इसके अलावा परवेज मुशर्रफ, ये सारे लोगों की हमने चर्चा की है कई बार। तो ये इन बड़े सेना के अधिकारियों ने हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई रखी, हमेशा उसको अपने कब्जे में रखने का प्रयास किया, और लोकतंत्र समर्थक और सेना के बीच का जो सबसे बड़ा जो संघर्ष दिखाई देता है पूरे दक्षिण एशिया में, वो पाकिस्तान में दिखाई देता है। अगला प्रश्न, दक्षिण एशिया के केंद्र में अवस्थित है, इस देश की सीमाएं दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से लगती हैं। अब दक्षिण एशिया की आप सब कॉन्टिनेंट का दिमाग में मैप ले आइए, जिसके बारे में चर्चा हमने की है। सबसे बीच में कौन खड़ा है? भारत। और भारत के इर्द गिर्द जितने देश हैं सबकी सीमाएं उससे लगी होती हैं, पाकिस्तान की, नेपाल की, भूटान की, बांग्लादेश की, इसके अलावा श्रीलंका हमारे से जल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है, मालदीव। तो ये अगल बगल सारे देशों से सीमाएं एक तरह से हम भूमि या जल माध्यम से साझा कर रहे हैं। तो ये देश क्या हो जाएगा? ये भारत हो जाएगा, जो दक्षिण एशिया के बिल्कुल केंद्र में है और अधिकांश देशों से इसकी क्या हो रही है? सीमा लगी हुई है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो केंद्र में अवस्थित है, इसका उत्तर भारत हो जाएगा। ठीक है, पहले इस द्वीप में शासन की बागडोर सुल्तान के हाथों में थी, अब यह एक गणतंत्र है। ठीक, तो पहले यहां सुल्तान चला रहे थे पूरे देश को, और अब वो एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या हो जाता है? जहां पर देखिए दो शब्द हैं बच्चों, एक है लोकतंत्र, ठीक है, ये थोड़ा जरूरी है आपको जानना, इसको समझिए। लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, ठीक है, जहां पे लोग अपनी सरकार चुन रहे हैं अपने लिए। जब बात गणतंत्र की आती है, गणतंत्र की आती है, तो इसको कहते हैं डेमोक्रेसी, और इसको कहते हैं रिपब्लिक। ठीक है ना, इसको कहते हैं लोकतंत्र, इसको कहते हैं गणतंत्र। अब देखिए लोकतंत्र में क्या हो सकता है कि चुनाव के माध्यम से सरकार बन रही हो, ठीक है, और उसमें चुने हुए लोग अपने हेड को चुन ले रहे हो, लोकतंत्र है, लोगों का शासन है। लेकिन जब गणतंत्र स्पेसिफिकली रहेगा तो यहां पर एक बात बहुत क्लियर रहेगी कि राज्य का मुखिया यानी हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का मुखिया चुना हुआ व्यक्ति होगा, चुना हुआ व्यक्ति होगा। आप कह सकते हैं कि ये जो लोकतंत्र का जो आइडियोलॉजी है, लोकतंत्र का जो सिद्धांत है, उसका व्यवहारिक रूप गणतंत्र में दिखाई देता है। मतलब लोकतंत्र कहता है कि चुने हुए प्रक्रिया के द्वारा सरकारें बननी चाहिए, चलनी चाहिए, लोगों का शासन लोगों के द्वारा लोगों के लिए। उसका जो जीता जागता प्रमाण अगर आप गणतंत्र की बात करें तो वहां पे हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो व्यक्ति चुना हुआ होना चाहिए, सेलेक्टेड नहीं होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए। हेड ऑफ द स्टेट मस्ट बी इलेक्टेड। तो ये गणतंत्र की बात की जा रही है, जो कौन से देश में आ गया है? अब मालदीव में, जहां पहले सुल्तान का शासक होता था, अब वहां भी चुनाव के जरिए हो रहा है। यहां भी बहुत रिसेंटली आपने देखा कि तख्ता पलट होने की भी कोशिश हुई थी और जो विपक्ष था उसको कैद कर लिया गया था। इस तरह की घटनाएं यहां अभी हुई थी, स्थिरता चल रही थी, लेकिन फिर भी वहां पर अब क्या हो गया? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने की प्रयास किया गया है। तो यहां पर इसका आंसर मालदीव हो जाएगा। अब ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण इस देश को गरीबी कम करने की मदद मिली है। ठीक है, कौन सा देश है? बांग्लादेश। जाहिर सी बात है, बांग्लादेश ने क्या किया कि छोटे छोटे गांवों के इलाकों में सहकारी ऋण, सहकारी को बोलते हैं कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव। देखिए सरकारी और सहकारी में अंतर है। कोऑपरेटिव या जो सहकारी होता है ना, ये सरकार की मदद इसमें रहती है, मदद प्राप्त रहता है, मान्यता प्राप्त रहती है, लेकिन पूरी तरह ये सरकारी संगठन नहीं होता।
इसमें क्या होता है, कोऑपरेशन। कुछ संगठन या लोग मिलकर एक दूसरे से एक तरह का संगठन बना लेते हैं और उससे, आपने बहुत बार सुना होगा कि कमेटी में पैसे लगाए जा रहे हैं, कमेटी डाली जा रही है, इस तरह का ये कोऑपरेटिव है। उसमें जब सरकारी मान्यता शामिल रहती है तो ज्यादा सहकारी माना जाता है। और बांग्लादेश में क्या किया, छोटे छोटे ऋण प्रोवाइड करने के लिए ये सहकारी ऋण की व्यवस्थाएं की गई। आपने बहुत सुना होगा स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह जो भारत में बहुत प्रचलित है, ठीक है, इसको कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG। ये क्या है, एक तरह का कोऑपरेटिव संगठन के तौर पर ये काम करता है। अगर आप अमूल दूध की बात करें, अमूल दूध का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो क्या है, कोऑपरेटिव संगठन के तौर पर काम करता है, यानी कुछ लोग मिलजुल कर पैसा इकट्ठा करते हैं, एक साथ मिलकर चलाते हैं। जब मैंने चीन के उदय की बात की थी पिछले चैप्टर में, तो मैंने वहां पर बताया था कि चाइना में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, ग्रेट फॉरवर्ड लीफ, ठीक है ना, GFL या ग्रेट लीफ फॉरवर्ड भी कह देते हैं। उसमें क्या था, कम्यून सिस्टम बनाने का प्रयास किया जा रहा था, कुछ लोगों को मिला के जमीन इकट्ठा देके प्रोडक्शन करने की कोशिश की जा रही थी। तो बांग्लादेश ने भी कुछ इस तरह का मॉडल अपनाया और बांग्लादेश ने क्या किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था कर दी, ताकि लोग मिलजुल के एक दूसरे से और उनको ऋण मिल सके समूह के द्वारा इकट्ठे किए हुए पैसे से, और इसने अपना देश को गरीबी कम करने में इसको मदद मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक हिमालयी देश जहां संवैधानिक राजतंत्र है, यह देश भी हर तरफ से भूमि से घिरा है। ठीक है, तो ये देश क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। अब भूटान क्या है, वो भी नेपाल के बिल्कुल बगल में है और ये भी एक तरह से लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ से, ऊपर उसके भी चीन का हिस्सा है, इधर नेपाल है, नीचे भारत है। और ये भूटान में क्या है, यहां पर राजतंत्री क्या है, एक तरह से लोकतंत्र है, असंविधान भी है, जिस क्वेश्चन में अभी आपके पूछा हुआ है। ठीक है, राजतंत्री संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब, संवैधानिक राजतंत्र का मतलब ये हो गया कि वहां एक संविधान बना हुआ है। ठीक है, वहां एक क्या बना हुआ है, एक राजतंत्र बना हुआ है। कैसा बताते हैं, देखिए, संवैधानिक राजतंत्र। इन शब्दों को आपको समझना बहुत जरूरी है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे, आपको रटना ना पड़े। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब देखिए, ये लोकतंत्र के अगेंस्ट वाली बात है। लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों का शासन, यहां राजा का शासन। लेकिन थोड़ी गनीमत ये हो जाती है कि यहां एक संविधान बना हुआ है, राजा ने भी खुद को संविधान के अधीन कर रखा है कि ठीक है हम राजा रहेंगे पर एक लिखित संविधान होगा। जैसे मेरा चलता ना, मेरा वचन ही है शासन, ऐसा वाला हिसाब नहीं है। यहां पर संविधान में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, उसके अनुसार भी राजा ही काम करेगा और उसको संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। लोग चुनाव के माध्यम से राजा नहीं चुन रहे हैं, राजा हो रहे हैं वहां पर, लेकिन वो संविधान के नियम के अनुसार काम कर रहे हैं। और ये हिमालयी देश है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, और वो देश है भूटान। ठीक है, भूटान से भी भारत के संबंध की चर्चा हमने की थी, बहुत अच्छे संबंध हैं। और भूटान में भारत पनबिजली परियोजनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है, उनकी मदद भी कर रहा है, बिजली उत्पादन में कर रहा है। तो भूटान एक बहुत महत्वपूर्ण देश हो जाता है। भारत चीन संबंध के हिसाब से भी भूटान की बहुत महत्वपूर्णता है, क्योंकि भूटान एक ऐसी स्थिति में है जहां अगर चीन का कब्जा हो जाए या चीन को सहूलियत मिल जाए तो चीन भारत के नॉर्थ ईस्ट पर अपना कब्जा जमाने में कोशिश कर सकता है, या नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटने में कोशिश कर सकता है। जो बंगाल का हिस्सा जाकर असम से मिलता है, चुंबी वैली वाला जो इलाका है, वो बहुत ही संवेदनशील है, मैंने उसकी चर्चा आपसे की थी। तो ये देश क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए, एक बार तुरंत कर लेते हैं। राजा, लोकतंत्र समर्थक समूह और अतिवादियों के बीच संघर्ष का कारण, राजनीतिक स्थिरता का वातावरण, तो नेपाल। ठीक है, इसके अलावा चारों तरफ से भूमि से घिरा देश, नेपाल। यहां भूटान भी कह सकते हैं आप। ठीक है, भूटान भी इसका एक उदाहरण है। एक लिखना हो तो नेपाल लिखिए। दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, श्रीलंका आप कह सकते हैं। ठीक है, सेना और लोकतंत्र समर्थक समूहों के बीच संघर्ष, जिसमें सेना ने बार बार बाजी मारी, पाकिस्तान। ठीक है, एक रिवीजन आप समझ लीजिए इसका। इसके अलावा दक्षिण एशिया के केंद्र में अवस्थित है, इस देश की सीमाएं दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से लगती हैं, भारत। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, पहले इस द्वीप में शासन की बागडोर सुल्तान के हाथ में थी, अब यहां ये गणतंत्र है, मालदीव। ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी बचत और सहकारी ऋण, ये कहां देखने के लिए मिली, बांग्लादेश। ठीक, और लास्ट में एक हिमालयी देश जहां संवैधानिक राजतंत्र है, और यह भी देश हर तरह से भूमि से घिरा है, भूटान। संवैधानिक राजतंत्र की बात जहां आएगी वो भूटान आ जाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनके ये उत्तर हैं, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए
अब आगे के प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है कि दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। क्या आपको लग रहा है कि यह स्टेटमेंट सही है? भाई दक्षिण एशिया में कई तरह के देश हैं, कहीं राजतंत्र है, कहीं लोकतंत्र है, कहीं संवैधानिक गणतंत्र है, कहीं कुछ है। तो ये स्टेटमेंट पर चर्चा करेंगे, ये कंसेप्ट में समझ में आ नहीं रहा है इस क्वेश्चन के मुताबिक। देखते हैं। बांग्लादेश और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। बिल्कुल, भारत बांग्लादेश के कई नदी जल से संबंधित हस्ताक्षर हैं। साप्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 42वें सार्क सम्मेलन में हुआ। ठीक है। दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। दक्षिण एशिया के ज्यादातर जो देश हैं उनको प्रभाव डालने का प्रयास अमेरिका और चीन दोनों करते हैं। चीन किस नाते करता है कि भारत को घेरने का प्रयास किया जाए। अमेरिका किस नाते करता है कि चीन को अगर कभी चुनौती देनी हुई तो हमारा बेस यहां बनाने के लिए हमको जगह मिलनी चाहिए। आ रही बात समझ में? जिस तरह शीत युद्ध के काल में प्रयास होता था सोवियत संघ का कि अमेरिका के आसपास देशों पर प्रभाव जमाया जाए, वैसे ही इस समय प्रयास ये होता है कि चीन ये सोचता है कि भारत के आसपास के देशों पर प्रभाव बनाया जाए और अमेरिका भी सोचता है कि भारत के आसपास के देशों पर अपना प्रभाव बनाया जाए। तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत लग रहा है, ठीक है, इसलिए इसका उत्तर क हो जाएगा। ये जो कथन है वो गलत है। ठीक है, यानी दक्षिण एशिया में एक तरह की राजनीतिक प्रणाली नहीं चलती है। यहां पर कहीं लोकतांत्रिक, कहीं जो है राजतंत्रीय, कहीं जो है सेना का शासन, कहीं इस तरह के अलग अलग प्रणालियां देखने के लिए मिलती हैं। चलिए आगे देखते हैं। पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं? अब देखिए, जब हमने चर्चा किया था विषय का तब भी हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान में लोकतंत्र का कारण सबसे समस्या ये आ जाती है कि वहां एक तो सेना की दखलंदाजी रहती है, वहां धार्मिक लोगों की भी दखलंदाजी रहती है, भूस्वामियों की दखलंदाजी रहती है, और भारत के प्रति जो युद्ध का माहौल है ये दिखाकर वहां की सेना हमेशा अपने आप में एक मेन पोजीशन बनाकर रखना चाहती है, ताकि भारत के खिलाफ वो दिखाएं कि हमेशा लड़ाई की स्थिति है और देश को संभाले रखने की सेना का वर्चस्व कायम है। इसलिए वहां लोकतंत्र का विकास जल्दी हो नहीं पाता। पाकिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप सबसे महत्वपूर्ण बात, कट्टरतावाद, आतंकवाद और भूस्वामी अभियानों का सामाजिक प्रभाव। तो ये जो 3-4 कंडीशंस हैं, इन्होंने इतना ज्यादा वहां प्रभाव बना रखा है। आतंकवाद के मुकाबले एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आता है प्रॉक्सी वॉर। ठीक है ना, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को इन चीजों को जरूर जानना चाहिए। छद्म युद्ध भी कह सकते हैं इसको। यानी ये आतंकवाद के थ्रू डायरेक्ट लड़ाई न लड़कर एक पीठ पीछे लड़ाई लड़ने का प्रयास भी पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है, ऐसा भारत का हमेशा आरोप रहा है। तो पाकिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप, कट्टरतावाद, आतंकवाद और भूस्वामी यानी जो बड़े लैंडलॉर्ड हैं उनका जो सामाजिक प्रभाव है ये लोकतंत्र के मार्ग में कठिनाइयां पैदा करता है हमेशा। पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही ने लोकतंत्र के मार्ग में सर्वाधिक रुकावटें पैदा की। मैंने ये आपको भी चर्चा किया था कि हमेशा सैन्य शासन ले आने का प्रयास किया गया। जब भी सरकारें चलने का प्रयास हुई, आज तक 5 साल की पूरी सरकार जल्दी चल नहीं पाई, तो इस सैन्य हस्तक्षेप ने हमेशा वहां के सिस्टम को परेशान किया है और डिस्टर्ब किया है। पाकिस्तान और भारत के कड़वाहट भरे संबंधों की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने सदैव पाकिस्तान में अपना दबदबा बनाए रखा। यह चीज भी मैंने अभी आपसे डिस्कस की थी कि जो संबंध खराब है भारत पाकिस्तान के बीच में, इसको लेकर जो वहां की सेना है इसका फायदा उठाना चाहती है और वहां जो भारत में, जो पाकिस्तान में लोकतंत्र की व्यवस्था बन सकती है, वो ये कहती है कि अगर सरकारें अपने हिसाब से कूटनीतिक तरीके से निर्णय लेंगी तो शायद हमारे देश के बॉर्डर को या हमारे देश की संप्रभुता को भारत से खतरा है, सेना ही वहां पर व्यवस्था बनाए रख सकती है, सेना ही उसको ठीक से चला सकती है। इस तरह की बातें बार बार होता है और इस तरह निर्वाचित सरकार कभी ठीक ढंग से काम नहीं कर पाती। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जिसको आप ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न, नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए? अब देखिए, नेपाल में क्या हुआ। नेपाल में सबसे शुरुआती दौर मैंने बताया कि वहां राजतंत्र का शासन था, फिर राजा महेंद्र हुए। राजा महेंद्र ने थोड़ा संविधान बनाने की भी छूट दी। बाद में भी ऐसा स्थिति आया कि उनका जो व्यवहार है वो बदलता चला गया और 2006 में काफी बड़ा लोकतांत्रिक आंदोलन हुआ, जिसके बाद संविधान बनाने की परमिशन दी गई, संविधान की स्थापना करने का अनुमति प्रदान किया गया और उसके बाद फिर 2015 से नया संविधान बनना शुरू हुआ और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना भी हुई। ये सारी चीजें एक पॉइंट्स में देख लेते हैं। तो नेपाल में समय समय पर लोकतंत्र के मार्ग में कठिनाइयां आती रहीं। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए अनेक प्रयास किए गए और नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना अब हो चुकी है। इसके परिणाम स्वरूप नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए किए गए प्रयास, तो नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था, फिर भी आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा। यही अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि बहुत दिनों तक यहाँ राजतंत्र का स्थिति बनी रही। संवैधानिक राजतंत्र के दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता ज्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज उठाते रहे।
तो जब आप प्रोसेस की बात करेंगे तो ये हमेशा आपको लिखना पड़ेगा कि बार बार आवाज उठाते रहे, वहां पे सारे दल एक हो गए और जो लोग एक साथ चाहते थे कि संविधान बने वो एक होकर आवाज उठाने लगे। इसी बीच एक ऐसी स्थिति भी देखने के लिए मिली जब माओवादी संगठनों ने सशस्त्र आंदोलन करने का प्रयास किया, लेकिन राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया और नेपाल में लोकतंत्र की राह अवरुद्ध हो गई। ये एक भूमिका हो गई। अब एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग को मान लिया। अभी मैंने ये सारी चीजें आपको डिटेल में समझाई कि 1990 के आसपास में राजा ने कहा कि अच्छा, अगर इतना आंदोलन हो रहा है तो चलिए हम संविधान बनाने की बात को मान लेते हैं। लेकिन देश में अनेक पार्टियों की मौजूदगी के कारण मिश्रित सरकारों के निर्माण होना था जो अधिक समय तक नहीं चल पाती। इसके चलते 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया। राजा ने कहा भाई ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना हम करने की बात करते हैं, संविधान बनाने की बात करते हैं, लेकिन आप सब लोग इतने ज्यादा दल के हैं, इतने विचारधारा से मिले हुए हैं कि आप लोग एक साथ सरकार चला ही नहीं पाएंगे और ये व्यवस्था ठीक नहीं चल पाएगी। उन्होंने संसद को भंग कर दिया कि नहीं, ये सरकार नहीं बन पाएगी। और फिर एक बार क्या हुआ, एक बार वहां राजतंत्र हावी हो गया। तो 2006 में जैसे मैंने बताया वहां पर एक देशव्यापी आंदोलन हुआ और देशव्यापी आंदोलन के जो ये संघर्षरत लोकतंत्र समर्थक थे, इन्होंने अपनी पहली जीत हासिल की जब 26 अप्रैल 2006 को राजा ने संसद को बहाल कर दिया कि ठीक है, जिस संसद को हमने भंग किया था उसको हम फिर से वैलिड मान लेते हैं और 7 दलों की मिलीजुली सरकार बनाने का न्योता दे दिया कि ठीक है, 7 दल जो हैं ये मिलकर सरकार बनाइए। इस गठबंधन के प्रभाव के कारण राजा ने नेपाली कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गिरिजा प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यह ध्यान रखिएगा कि पहले संवैधानिक रूप से या लोकतांत्रिक रूप से गिरिजा प्रसाद कोइराला वहां क्या बने, प्रधानमंत्री बने। इसके साथ ही नेपाल में संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। देखिए संविधान सभा क्या होती है, जैसे इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, संविधान सभा वो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, वो लोगों का समूह होता है जो किसी देश की संविधान को बनाते हैं। तो 2006 के बाद ये संविधान सभा का भी गठन हुआ। इस संविधान सभा ने नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष, पहले नेपाल में अपने आप को क्या बना रखा था, हिंदू राष्ट्र, उसको एक धर्मनिरपेक्ष, संघीय और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की घोषणा की। राजा के सभी अधिकार ले लिए गए और यहां तक कि देश में राजतंत्र को भी समाप्त कर दिया गया। नेपाल में 2015 में नया लोकतांत्रिक संविधान भी लागू हो गया। बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आपको नेपाल की स्थिति में 2 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। 2006 का जो आंदोलन हुआ, 1990 में पहली बार संविधान बनाने की बात की गई, उसके बाद संसद भंग कर दिया गया, फिर 2006 में आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद फिर संविधान बना, संविधान बनने के बाद 2015 में लागू हुआ और राजतंत्र समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना तो हो गई, परंतु वहां पर विभिन्न राजनीतिक दलों के आपसी मतभेद के चलते अभी ये मुश्किल है कहना कि वहां पर लोकतंत्र कितना सफल हो गया है। जाहिर सी बात है, वहां पर कई विचारधारा की पार्टियां हैं, कई विचारधारा की अपनी आवाजें हैं। वहां जो इलाके हैं नेपाल में अलग अलग, एक पहाड़ी है, माओवादी इलाका है जो माओ से प्रभावित है। इसके अलावा और भी कई इलाके हैं जहां पर ऐसा देखा जाता है कि उनकी आवाज को भी पूरी तरह नहीं सुना गया, अपनी मांग उठाते रहते हैं, है ना। तो इसलिए वहां भी लोकतंत्र की ट्राइंग एंड टेस्टिंग चल रही है, जिसका एक कोई ना कोई नतीजा आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष में किन की भूमिका प्रमुख है। अब श्रीलंका के बारे में 2-3 बातें हमने बहुत ध्यान से देखी थी। एक तो हमने देखा कि श्रीलंका की 70 से 75% जो जनसंख्या वो सिंगली की है, सिंगली स्पीकिंग पीपल्स की है और सिंगली जाति उसको आप कह सकते हैं। वहां उसके बाद 12 से 14% करीब क्या है, श्रीलंकन तमिल है और फिर 5 से 8% वहां पे भारतीय मूल के तमिल है। तो जो जातीय संघर्ष रहा है वो तमिल और सिंगलियों के बीच रहा है। सिंगली वहां पर बहुसंख्यक है, यानी कि मेजोरिटी में है, और उनको ये लगता है कि जो तमिल हैं और खास करके जो भारतीय मूल के तमिल हैं उनको किसी तरह की विशेष सुविधा नहीं मिलनी चाहिए और उनको भारत वहां के भूभाग पर भी ज्यादा जगह नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, ये भारतीय तमिल वहां गए कैसे? तो औपनिवेशिक काल में जब अंग्रेजी शासन चल रहा था तब अंग्रेज इनको उठाकर वहां ले गए चाय के बागानों में काम कराने के लिए और तब से वो वहां जाकर बस गए। तो श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारतीय मूल के तमिल मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने लिट्टे नाम का एक संगठन भी बनाया हुआ है जो हिंसात्मक आंदोलन पर उतारू है, ठीक है। लेकिन अब ये लिट्टे जो समूह है वो एक तरह से खत्म भी हो चुका है। प्रभाकरन इसके मुख्य नेता थे, ठीक है, और जो टाइगर एलम करके था, ये जिसके कारण पूरा श्रीलंका जातीय संघर्ष की आग में जल रहा है। उनकी प्रमुख मांग है कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाया जाए। तो ये जातीय संघर्ष पे एनसीईआरटी में प्रश्न है, लेकिन वो जातीय संघर्ष को अब दबा दिया गया है, इसलिए ऐसा मांग है, ऐसा लिखा जा रहा है। लेकिन आप इसको आंसर में पास्ट टेंस में भी लिख सकते हैं कि मांग थी। सिंगली समुदाय जो मुख्य है, तो श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सिंगली समुदाय का दबदबा रहा है, जाहिर सी बात है, और तमिल सरकार और नेताओं पर इनके हितों की उपेक्षा करने का दोषारोपण करते रहे हैं। ये सही बात है कि तमिल ये कहते रहते हैं कि सिंगली हमको बार बार दबाने का प्रोसेस करते हैं, और जो तमिल अल्पसंख्यक हैं इनकी ये मांग है कि जो हमको दबाते हैं, ये हमको अपना अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए अगर शास्त्रीय आंदोलन की जरूरत पड़ी है तो उन्होंने किया है, और तमिल अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए श्रीलंका के सैनिक बहुत बड़े अभियान चला गए हैं, जिनको बहुत
तरीके से काफ़ी निर्दोष तमिलों की भी जान गई थी और भारत सरकार ने इससे हस्तक्षेप भी किया था। और मैंने आपको बताया भी था कि 1987 के आसपास राजीव गांधी और जयवर्धने का समझौता हुआ, जिसमें फिर शांति बहाल करने की स्थिति की गई। जो लिट्टे ग्रुप का प्रमुख था प्रभाकरन, ठीक है, इसको मार गिराया गया। और जो 2009 के आसपास से जो लिट्टे ग्रुप है जिसकी बात यहाँ की जा रही है, वो लगभग इनएक्टिव है और ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ अब कोई शास्त्रीय एक तरह से आंदोलन नहीं चल रहा है। तो ये जातीय संघर्ष में आप सिंघली समुदाय और तमिल अल्पसंख्यक, इन दो का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये प्रमुख भूमिका में यही है। इसके अलावा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में क्या समझौते हुए हैं। तो ये कुछ समझौतों की लिस्ट है जिनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको, अच्छा ये हाल की बात है, वरना पुराना तो इंडस वाटर ट्रीटी वगैरह भी है 64-65 का, वो भी है। 2004 में अनार से पाबाद मुजफ्फराबाद के बीच बस सेवा शुरुआत पर दोनों देशों में सहमति बनी। मुजफ्फराबाद कहाँ है? पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। तो भारत में वहां तक बस सेवा ले जाने के लिए, और वहां से ट्रेड बहुत होता है, फलों की सब्जियों का व्यापार वहां से बहुत होता है। भारत पाक ने परस्पर समझौते किए। भारत पाक को साहित्य, कला और संस्कृति तथा खिलाड़ियों को वीजा देने के लिए आपस में समझौता हुआ। भारत पाक युद्ध को कम करने के लिए परस्पर विश्वास बहाली के उपायों पर सहमत हुए हैं। जुलाई 2005 में रूस में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत हुई और दोनों नेताओं ने मुंबई हमले के मुकदमे तेजी और आरोपियों की आवाजों के नमूने सौंपने पर सहमति बनी कि जो आरोपी हैं उनका जो वॉइस का सैंपल है वो एक दूसरे से हम इंटरचेंज करेंगे ताकि उनको सजा दिलाई जा सके। मुंबई हमला जो 2008 में हुआ था। इसी बैठक में आतंकवाद के दोनों देशों में एनएसए की मुलाकात, एनएसए बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो इस समय भारत के अजीत डोभाल हैं, तो उनकी स्तर पर भी मुलाकात हुई और बीएसएफ रेंजर और डीजीएमओ की संवाद बनी, यानी कि जो सीमा सुरक्षा पर, बॉर्डर पर जो एक दूसरे के साथ वो लगे रहते हैं, तैनात रहते हैं, उनमें ठीक बहाली हो सके। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की और इसका एक नतीजा आप कह सकते हैं कि करतारपुर कॉरिडोर, या आंसर लिखने के समय आपको काम आ सकता है। और देखिए जब आप राजनीति विज्ञान का आंसर लिखें तो आंसर में जितना करंट की चीजों को आप इंक्लूड करेंगे आपके नंबर उतने अच्छे आते हैं। तो हाल ही में अगर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रश्न पूछा जाए या उदाहरण पूछा जाए तो करतारपुर कॉरिडोर जो है, सिखों के जो महान गुरु हैं उनका जन्मस्थली है वो करतारपुर विलेज, जो पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और ये जो करतारपुर कॉरिडोर है ये बनाया गया है ताकि भारत से और वहाँ पर आने जाने का एक रास्ता बनाया जा सके और वहाँ पे पाकिस्तान और यहाँ के जो पर्यटक हैं उनको आने जाने के लिए जगह रास्ता खोल सके, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है कि ऐसे दो मसलों के नाम बताइए जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है और इसी तरह दो ऐसे मसले जिन पर की असहमति है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब सहयोग के मुद्दे अगर देखें और कौन से असहयोग के मुद्दे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये मुद्दे कौन कौन से हैं। अब देखते हैं कि सहयोग के मुद्दे सबसे पहले क्या हैं। तो भारत बांग्लादेश में जो सहयोग के मुद्दे हैं उसमें भारत बांग्लादेश ने दिसंबर 1996 में फरक्का गंगा जल बंटवारे पर समझौता किया। देखिए आपको ये पता है कि जो गंगा नदी है वो हिमालय से निकल के और उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए फिर बंगाल में घुसती है, फिर बांग्लादेश में जाकर और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अब जब बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो भारत और बांग्लादेश में दो नदियों को लेकर अक्सर बातचीत, तनाव भी कह सकते हैं या मेल समझौते की बात चलती है। एक तो ब्रह्मपुत्र नदी जो लोहित होते हुए फिर जाके आगे मिल जाती है बांग्लादेश में, और ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, जमुना और पद्मा ऐसी नदियां, उनका नाम भी बदल जाता है वहां जाकर। तो गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच में है जो फरक्का गंगा जल बंटवारे के नाम से जाना जाता है। दूसरा, आतंकवाद के मुद्दे पर भारत बांग्लादेश आतंकवाद के मुद्दे पर सदैव एक रहे हैं। देखिए ये बड़ी दिलचस्प बात है कि एक हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है जहां से भारत पाकिस्तान में इंट्रूजन वाली जो कंडीशन है भारत में, यानी कि वहां से जो मिलिटेंट है या आतंकवाद जो है, टेररिज्म है, उसका अक्सर हम देखते हैं कि परेशानी रहती है उस छोर से। बांग्लादेश के छोर से इस तरह की कोई गंभीर समस्या देखने के लिए नहीं मिलती है और इसलिए ये कहा जाता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत जो है बांग्लादेश के साथ इसका संबंध ठीक रहता है, बांग्लादेश सहयोग की स्थिति में रहता है। कुछ घुसपैठ की बात जरूर होती है लेकिन वो आतंकवाद के मुद्दे पर लेकर नहीं, शरणार्थी के मुद्दे पर लेकर या तनाव की स्थिति में नागरिकों के इस देश से उस देश के आवागमन को लेकर या कभी कभी तस्करी के मामले भी देखे जाते हैं। लेकिन आतंकवाद विशेष अगर बात करें, स्पेसिफिक टेररिज्म की बात करें तो भारत बांग्लादेश में आतंकवाद के मुद्दे पर सदैव सहमति बनी रहती है। अब अगर दो असहयोग के मुद्दे देखें तो चकमा शरणार्थी, भारत बांग्लादेश के बीच असहयोग का एक मुद्दा चकमा शरणार्थी भी है, यानी बांग्लादेश से आकर भारत में बसे हुए जो लोग हैं जिनको चकमा शरणार्थी भी कहा जाता है कई बार, उसमें कई बार एक हिंदू कम्युनिटी भी उसमें शामिल रहती है। ये शरणार्थी जो ये चकमा शरणार्थी का जो मामला है ये देखा गया है कि असहयोग या इनमें एक कॉपरेशन
की कमी दिखाई देती है भारत और बांग्लादेश को लेकर, ठीक है। क्योंकि देखिए कई राजनीतिक दबाव के कारण और अपनी समस्याओं के कारण भी भारत जो शरणार्थियों की भूमिका है उसको लेकर हमेशा जो है सहज नहीं हो पाता। अभी रोहिंग्या वाला जो मामला चल रहा था, आपने देखा होगा कि रोहिंग्या वाले मामले में भी चाहता था बांग्लादेश या बहुत कम्युनिटी ऐसी चाहती थी कि भारत खुलकर उसमें सहयोग करे, उनको बसाए, लेकिन भारत इस स्थिति में नहीं है कि उसके पूरी तरह उसको एक्सेप्ट कर सके। तो ये कुछ मामले शरणार्थियों को लेकर हमेशा तनाव की स्थिति बनाए रहते हैं। भारत विरोधी गतिविधियां बांग्लादेश में समय समय पर भारत विरोधी गतिविधियां होती रहती हैं। इसके दो आयाम दिखाई देते हैं। एक तो कई बार ऐसा होता है कि भारत में बांग्लादेश में दो तरह की सरकारें चलती हैं, एक शेख हसीना की जो पार्टी है और एक दूसरी पार्टी भी जो विपक्ष में है वहां पर। तो ऐसा माना जाता है कि जब दूसरी दल का दबदबा आता है बांग्लादेश में तो थोड़ा भारत विरोधी सेंटिमेंट पैदा होते हैं। उसके अलावा भी कई बार देखा गया है कि धार्मिक मुद्दों पर या हम कह सकते हैं कि तनाव सीमा को लेकर भी थोड़ा तनाव है जो कभी कभार दिखाई पड़ता है कि गतिविधि या तस्करी का मामला जैसे मैंने बताया या अवैध आवागमन वाला मामला जो है वो भारत के विरोध में कई बार काम करता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि जो भारत के जो पूर्वी स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है, उत्तर पूर्वी जो स्टेट्स हैं, उनमें जो बगावत की स्थिति पैदा होती है उसमें कई बार ऐसा दिखाई देता है कि कोई ऐसे ग्रुप या संगठन है छोटे छोटे जो बॉर्डर एरिया को लेकर अपनी स्वायत्ता को लेकर सशस्त्र हथियार उठाने का प्रयास करते हैं, इक्के दुक्के ऐसे माने जाते हैं। तो कई बार ये पाया गया है कि म्यांमार में या बांग्लादेश में वो शरण लिए हुए हैं, छुपे हुए हैं और बांग्लादेश पूरा सहयोग नहीं कर पा रहा है। तो ये एक आध ऐसा मुद्दा है, यानी भारत विरोधी कुछ गतिविधियां और चकमा शरणार्थी, ये असहयोग के मुद्दे बन जाते हैं भारत बांग्लादेश के बीच में। और भारत बांग्लादेश में जो गंगा नदी जल बंटवारा है और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और बांग्लादेश का जो सहयोग है वो सहयोग के मुद्दे बन जाते हैं भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो दक्षिण एशिया में जो द्विपक्षीय संबंध है उसको बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती है। बाहरी शक्तियों का मतलब यह है कि जो बड़ी महाशक्तियां हैं, जो बड़े सुपर पावर्स हैं। ठीक है, तो दक्षिण एशिया में भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है। तो क्या जो बड़ी शक्तियां हैं अमेरिका और चीन जैसी, क्या इसको जो बाहरी शक्तियां हैं उसको प्रभावित करने का प्रयास करती हैं। तो इस पर कई बार चर्चा हुई है और मैंने इसको बताया भी आपको कि अमेरिका ये प्रयास करता है कि दक्षिण एशिया के कुछ देशों को अपने कब्जे में या अपने प्रभाव में रखा जाए कि चीन से कभी निपटने की जरूरत पड़े तो चीन के आसपास ये देश साथ दे सकें, वहां पे अपना मिलिट्री बेस हम तैयार कर सकें और दक्षिण एशिया के ये देश बाजार के रूप में भी काम आते हैं। चीन भी अक्सर यह प्रयास करता है कि दक्षिण एशिया के देशों पर भारत को घेरने के लिए हम जगह बना लें और कभी श्रीलंका के किसी पोर्ट या पोत का वो क्या करता है, विकास करता है, म्यांमार में करता है, बांग्लादेश में करता है, नेपाल को हमेशा चाहता है अपने प्रभाव में लेना। चीन के साथ तो मैंने आपको बताया है कि सीपेक एक बड़ी जो भूमिका चाइना के साथ चल रही है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो बना ही रहा है। तो इस तरह के प्रभाव बड़ी बड़ी महाशक्तियां करती रहती हैं दक्षिण एशिया में बनाने के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दक्षिण एशिया के देशों के आपसी संबंधों को बाहरी शक्तियां प्रभावित करती हैं। भारत तथा पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्ति अमेरिकी निश्चित रूप से प्रभावित कर रहा है। तो अमेरिका तो खास करके प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है जो बाहरी शक्तियां हैं उनको, जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं। इतना ही नहीं, चीन भी इन देशों को आपसी रिश्तों को काफी हद तक प्रभावित कर रहा है। मैंने आपको बताया अभी कि चीन बार बार ये प्रयास करता है और खास करके दक्षिण एशिया में भारत चीन के खींचतान का तनाव देखने के लिए मिल रहा है। भारत भी ये प्रयास कर रहा है कि इन छोटे छोटे देशों को, मालदीव हुआ, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, इनको अपने प्रभाव में रखे, नेपाल और भूटान, विशेषकर भूटान, ताकि चीन उनको अपने कब्जे में ना ले सके उनके खिलाफ। और चीन का भी यही प्रयास रहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भारत और चीन के रिश्ते में पहले से कुछ सुधार हुआ है, परंतु चीन का पाकिस्तान के साथ भी गहरा संबंध है। अभी मैंने आपको बताया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये चीन पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसने चीन से पाकिस्तान तक की एक सड़क बनाने का प्रयास है और वो सड़क भारत के पीओके से गुजर रही है। ठीक है, जिस पर पाकिस्तान का कब्जा और भारत को इस पर कड़ी आपत्ति है। तो ये इन दोनों देशों में तनाव पैदा करता है। तो ये जो चीन और पाकिस्तान का जो संबंध है, इसके कारण भारत तथा चीन एक दूसरे के नजदीक नहीं आ पाए हैं। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव तेजी से बढ़ा है। यह भी देखा गया है कि जब शीत युद्ध समाप्त हो गया और सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अमेरिका ने सोचा कि सोवियत संघ ने तो सरेंडर बोल दिया। अब ये एक ऐसा रिया, अच्छा, जब हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र पढ़ रहे थे तो उसमें आसियान की हमने जो चर्चा की थी, ठीक है, आसियान, इसके साथ साथ हम सार्क की भी चर्चा हमने की है। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे केंद्र हैं जो तेजी से उभर रहे थे एशिया और माने दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में। तो अमेरिका को यह लगा कि भाई अब तो सोवियत संघ नहीं है, लेकिन ये वैकल्पिक केंद्र अगर उभर रहे हैं तो इनको भी प्रभाव में लेने के लिए दक्षिण एशिया में अपनी क्या करनी पड़ेगी, अपनी पैठ को बढ़ानी पड़ेगी। तो अमेरिका भी क्या कर रहा है, तेजी से प्रभाव बढ़ा रहा है। अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध बेहतर किए हैं।
अब देखिए, पाकिस्तान से बार बार अमेरिका ये प्रयास करता है कि पाकिस्तान को अपने हाथ में रखे, पाकिस्तान को कई सारा ग्रांट एंड एड देता रहता है। बहुत सालों तक पाकिस्तान अफगानिस्तान में बैठा रहा, वहां पे अलकायदा को मिटाने के नाम पे, ओसामा बिन लादेन को निपटाने के मामले को लेकर, और तब पाकिस्तान की उसको जरूरत पड़ती थी क्योंकि पाकिस्तान बगल में होता था, तो पाकिस्तान से भी अच्छे रिश्ते रखता था, भारत से भी अच्छे रिश्ता रखता है ताकि भारत एक बाजार भी है और चीन के खिलाफ भारत का इस्तेमाल अमेरिका कर सके। इस नाते भी अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाकर अपना प्रभाव तेजी से बढ़ाया है, और दोनों के द्वारा उदारीकरण की नीति अपनाना भी इस प्रभाव का एक परिणाम है। अमेरिका बार बार कहता है कि ठीक है, जो आपका कश्मीर का मसला है उसमें हम बातचीत कर देते हैं, आप लड़ाई मत करिए, आप शांत रहिए। भारत पाकिस्तान, और खास करके भारत, ये बार बार कहता है हमारा आंतरिक मामला है, आप इसमें हस्तक्षेप मत करिए। और अमेरिका का प्रभाव भारत पाकिस्तान पे इस नाते भी पड़ा है आर्थिक रूप में कि दोनों ने उदारीकरण अपनाया, दोनों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को और तेजी से बढ़ाया या पूंजीवाद की तरफ और शिफ्ट हुए। तो अमेरिका का भी वर्चस्व दक्षिण एशिया में देखने के लिए मिला है, या उसकी सहभागिता देखने के लिए मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये रिलेटेड है सार्क से। सार्क को आप बार बार रिवाइज करते रहिएगा, मैं इस पर एक अलग से भी आपको क्लास या वीडियो दूंगा जिसमें आपको मैं सार्क, आसियान, इन सब गुटों को अच्छे से और समझाने के प्रयास करूंगा। हालांकि हमने डिटेल में देखा है 1985, ठीक, और काठमांडू क्या है, इसका मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है। तो दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में दक्षेस, इसको दक्षेस यानी दक्षिण एशिया से संबंधित किया गया है। सार्क की भूमिका और सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, यानी सार्क की क्या अच्छी भूमिका रही है और क्या लिमिटेशंस, सीमाएं यानी क्या लिमिटेशंस रही हैं। दक्षिण एशिया की बेहतरी में दक्षेस ज्यादा बड़ी भूमिका निभा सके, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे। तो अब यहां पे ये बात हो रही है कि सार्क का क्या भूमिका रही है और सार्क की क्या कमियां रह गई हैं, और सार्क और कैसे अच्छा बने, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको दक्षेस कहा जा सकता है, वो कैसे अच्छा बने, इसकी बात करनी है। अब देखिए, सार्क ने क्या किया, ये हमेशा प्रयास किया है कि जिस तरह आसियान एक गुट बन के उभरा, ये भी एक आर्थिक सामाजिक गुट बन के उभरे, सारे देश एक साथ आर्थिक सामाजिक कोऑपरेशन के साथ अपना विकास कर सकें, इसका प्रयास किया सार्क ने। सार्क ने ये कोशिश की कि जो तनाव की स्थिति बनी हुई है दक्षिण एशिया में, उसके लिए एक ऐसा विकल्प, एक ऐसा संगठन बन के उभरे कि तनाव कम हो। लेकिन अगर आप सीमाओं की बात करें तो हमेशा वहां पर भारत पाकिस्तान का जो तनाव है वो इसके बीच में आड़े आता है। भारत पाकिस्तान, अब चूंकि भारत और पाकिस्तान दो प्रमुख देश हैं दक्षेस के, और जब इन्हीं दोनों देशों में तनाव की स्थिति बनी रहती है तो कैसे बातचीत होगी। अभी हाल के फिलहाल वर्षों में कई सारा दक्षेस की मीटिंग होनी थी, उसके समिट्स होने थे जो कैंसिल हो गए क्योंकि भारत पाकिस्तान में अच्छा संबंध नहीं था, वो एक टेबल पर बैठना नहीं चाहते थे। अगर पाकिस्तान में कोई मीटिंग होगी तो भारत नहीं जाएगा, भारत में होगी तो पाकिस्तान आने से इंकार करेगा या भारत बुलाएगा नहीं। तो सबसे बड़ी जो कमी दक्षेस की या सार्क की देखने के लिए मिली वो ये मिली कि उसमें भारत पाकिस्तान के जो तनावपूर्ण संबंध है वो बहुत आड़े आते हैं। देखते हैं, आज के तकनीकी युग में कोई देश आपसी सहयोग के बिना उन्नति नहीं कर सकता, और विश्व के सभी राष्ट्र आर्थिक उन्नति के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसी के लिए और इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए दक्षेस की स्थापना की गई, और सार्क ने दक्षिण एशिया के सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत प्रयास हुआ, ट्रेड एग्रीमेंट शामिल हुए, ठीक है, साफ्टा आया, साफ्टा आया, यानी दो हैं इसमें, एक चीज ध्यान रखिएगा आप हमेशा, इसमें महत्वपूर्ण दो चीज हैं, एक है साफ्टा, ठीक है, एक है साफ्टा और एक है साप्टा। साफ्टा क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है, इसको बोलते हैं साफ्टा, ठीक है जी। अच्छा, और ये साप्टा है यानी साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। क्या मतलब है समझते हैं। प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, पहले साफ्टा आया बाद में साफ्टा आया। ये जो फ्री ट्रेड एरिया है इसको कहते हैं मुक्त, ठीक है ना, मुक्त व्यापार क्षेत्र। मैंने इंग्लिश में इसलिए बताया क्योंकि ये कंसेप्ट ही अंग्रेजी का है, मुक्त व्यापार क्षेत्र। और जो प्रीफरेंशियल ट्रेड है इसका मतलब होता है वरीयता, वरीयता व्यापार समझौता। ठीक, वरीयता व्यापार समझौता का मतलब
साप्ता में ये कहा गया कि ये सारे देश एक दूसरे को थोड़ा प्रेफरेंस देंगे, बाकी के दुनिया के देशों के मुकाबले एक दूसरे के ट्रेड में प्रेफरेंस देंगे, थोड़ी वरीयता देंगे। और साफ्टा में कहा कि हम बाद में कि फ्री ट्रेड एरिया ही बना देंगे, यानी एक ऐसा एरिया बनाएंगे जिसमें एक दूसरे से सीमा शुल्क नहीं वसूलेंगे, एक दूसरे से ज्यादा टैक्स नहीं लगाएंगे। तो ये जो सार्क देशों के आर्थिक विकास की पूरी प्रोसेस थी, उसमें सार्क का अपना ये योगदान रहा है, जिसकी चर्चा बार बार होती रही है। ठीक है, तो अगर आप प्रश्न की तरफ चले तो आप ये देखेंगे कि सार्क ने सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए 1995 में सार्क देशों ने साप्टा को स्थापित किया। देखिए, ठीक है, साप्टा को स्थापित किया, और इस सहयोग को और बढ़ाने के लिए सार्क ने 42वें शिखर सम्मेलन में साफ्टा, यानी यहां पे साफ्टा की बात हो गई। ये दोनों का अंतर बहुत बारीक है, ध्यान रखना। और 2006 से इसको लागू कर दिया गया। तो 42वें जो अधिवेशन हुआ उसमें इसको पारित किया गया और कहा गया कि 2006 से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये साप्टा और साफ्टा बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो दक्षिण एशिया के बीच में अगर सार्क की जहां चर्चा आएगी तो साफ्टा और साप्टा, ये दो इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान रखनी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग का महत्व क्या रहा दक्षिण में, तो सार्क देशों द्वारा अपनाए गए आर्थिक सहयोग कैसे हैं। दक्षिण एशियाई देशों द्वारा आर्थिक रूप से एक दूसरे को सहयोग के कारण इस क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में भारी सुधार आया है। कोई इसमें लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ी है, आर्थिक विकास को गति प्रदान की। जो मैंने चीजें आपको बताई उसी को मैं समराइज कर रहा हूं। आर्थिक देशों के चलते सदस्य राष्ट्र एक दूसरे से विभिन्न प्रकार के कर हटाने को, व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। ये जो कर हटाने वाली बात है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाली बात है, ठीक है ना, यानी मुक्त व्यापार करेंगे। दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग ने सार्क देशों के संबंध में अधिक मजबूती आई है। ये तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसने किस तरह सार्क ने मौजूदा स्थिति में एक सहयोग प्रदान किया, आर्थिक स्थिति सुधारने में अपनी भूमिका अदाई, उसकी बात चल रही थी। आगे देखते हैं अब सार्क की सीमाएं क्या रही, कमियां क्या रह गई। सार्क की सफलताओं में सदैव भारत पाक के कुसंबंध रुकावट पैदा करते रहे। मैंने आपको बताया कि जो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस हैं, ये हमेशा इसमें सारे देश साथ आना चाहते हैं, फिर भी ये दो देश किनारे हो जाते हैं। सार्क के सदस्य देश भारत जैसे बड़े देश पर पूर्ण विश्वास नहीं रख पा रहे हैं, ऐसा भी देखने के लिए मिला है। कई बड़े छोटे छोटे देशों को लगता है कि भाई भारत अपनी इसमें दादागिरी चलाएगा या भारत अपनी फायदे की ज्यादा बात करेगा। सार्क के अधिकांश देशों में आंतरिक अशांति और अस्थिरता के मार्ग में रुकावट आती है। अब देखिए, सार्क जैसे श्रीलंका में जातीय संघर्ष बहुत दिन तक चलता रहा, बांग्लादेश का डेमोक्रेटिक सेटअप ठीक से काम नहीं कर पाया, पाकिस्तान में सैन्य शासन हमेशा परेशान करता रहा, कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है, नेपाल में लोकतंत्र के लिए आंदोलन परेशान होता रहा। भारत की भी कुछ छोटी मोटी इंटरनल समस्याएं रही पर इतनी बड़ी नहीं। तो ये जो अधिकांश देश की आंतरिक अशांति जो है या अस्थिरता जो है, इसने भी सार्क की सीमा बनने का एक काम किया। सीमा मतलब लिमिटेशंस की बात यहां मुल्क हो रही है, किसी बॉर्डर की बात नहीं हो रही, यहां लिमिटेशंस की बात हो रही है। ठीक है, लिमिटेशंस। उसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या था, तीसरा, सार्क देशों में अधिक मात्रा में अनपढ़ता, ठीक है, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट और भुखमरी, ये सारी चीजें क्या हैं, ये ऐसी समस्याएं हैं जो इसकी सफलता में बाधा पैदा कर रही हैं। यानी इकोनॉमिक रूप से अभी वो इतने स्ट्रांग नहीं बन पाए हैं, बड़ी अर्थव्यवस्था का रूप नहीं ले पाए हैं जितना बाकी कंट्रीज में। जैसे अगर आप यूरोपियन यूनियन देखें जिसकी बात की गई थी, अगर आप आसियान देखें, उन कंट्रीज के मुकाबले यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड या सोशल स्टेटस जो है वो उतना बेहतर नहीं बन पाया है। आखिरी पॉइंट कि इसके लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं, जो प्रश्न पूछ रहा था, तो भारत पाक को अपने संबंधों में सुधार करना चाहिए और इस संबंध की समस्या को इस सार्क से अलग रखना चाहिए। सार्क देशों को भारत पर विश्वास करना चाहिए कि भारत एक विकासशील देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखता है और किसी तरह के छद्म में उसकी कोई भूमिका नहीं है। उसके अलावा सार्क देशों में शांति और स्थिरता जरूरी है। भाई हर देश में जातीय संघर्ष कम हो, लोकतांत्रिक सेटअप बना रहे और कोई किसी तरह का सशस्त्र आंदोलन न चल रहा हो, राजनीतिक स्थिरता जिसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहते हैं, यानी सरकारें लंबे समय तक टिकी रहे, ऐसा माहौल बना रहे। उसके अलावा जल्द से जल्द इस क्षेत्र में अनपढ़ता, बेरोजगारी और भूखमरी, इन सारी चीजों को कम करना होगा। तो इलिटरेसी यानी जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, सामाजिक जो पैरामीटर्स होते हैं जो इंगित करते हैं चीजों को, वो ठीक बने रहें ताकि ओवरऑल जो पूरी कंडीशन है सार्क देशों की, जो सफलता है सार्क देशों का, जो रिजल्ट है वो ठीक पड़ सके, वो इसका ठीक से विकास हो सके। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे पर अविश्वास करते हैं, इससे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह क्षेत्र एकजुट होकर अपना प्रभाव नहीं जमा पाता। जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया में जो आसियान ने छाप छोड़ी है, जो G20 ने छोड़ी है, जो G7 ने छोड़ी है, जो यूरोपीय संघ ने छोड़ी है, शायद, या जो ब्रिक्स कर रहा है, शायद उतना अभी सार्क नहीं कर पा रहा है। और इसका कारण यह है कि इसमें नियमितता नहीं बन पा रही है। इसमें अब देखिए ब्रिक्स और इसमें भारत पाकिस्तान, जब भी आप चर्चा करेंगे कि सार्क के फेल होने का कारण क्या है, तो भारत पाक संबंध बहुत जरूरी है। भारत चीन संबंध उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप उदाहरण देखें तो जो ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स, ठीक है, ये ब्रिक्स में क्या है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें भारत और चाइना दोनों हैं,
लेकिन ये बहुत सफलतापूर्वक अभी तक चल पाया है ना। लेकिन पाकिस्तान नहीं है इसमें, आप ध्यान दीजिए इसलिए। लेकिन अगर सार्क में पाकिस्तान है तो वो उसकी बाधा बन जा रही है, इसलिए पाकिस्तान का इसमें अहम रोल हो जा रहा है, पाकिस्तान के साथ संबंध का। तो इस कथन की पुष्टि में कोई भी दो उदाहरण दीजिए और दक्षिण एशिया को मजबूत बनाने के लिए क्या उपाय है ये समझा सकते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये देश एक सुर में नहीं बोल पाते, जिस कारण यह अपना प्रभाव भी नहीं जमा पाते। इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी भी ये नहीं देखा गया है कि जो ये सार्क कंट्रीज हैं इनमें आपस में बहुत यूनिटी दिखाई दी हो और उन्होंने एक साथ अपनी कोई बात रखी हो। और भारत पाकिस्तान तो कभी एक साथ आ ही नहीं सकते किसी मुद्दे पर। तो ये सार्क के लिए सबसे समस्या आई। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पाक के विचार सदैव एक दूसरे से विपरीत होते हैं। इसके अतिरिक्त सार्क के अन्य देशों को सदा ही यह भय लगा रहता है कि भारत जैसे विशाल और शक्तिशाली देश उन पर अपना दबदबा बना देंगे। अब ब्रिक्स में देखिए, जो ये कंट्रीज जो है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तुलनात्मक रूप से एक दूसरे से, या आप कह सकते हैं रिलेटिवली ठीक ठाक टक्कर वाले देश हैं। लेकिन यहाँ छोटे छोटे देश है तो उनको लगता है भाई भारत चढ़ जाएगा उन पर, ऐसा इनको लगा रहता है। ठीक है, दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा तथा पारस्परिक शंका और विश्वास साथ साथ बसते हैं। कभी लगता है कि ठीक है हमारे एक दूसरे के लिए आशाएं हैं, कभी लगता है कि नहीं विश्वास नहीं, निराशा हो गई, कभी विश्वास है कभी नहीं है। तो ये जो इमोशनल इनस्टेबिलिटी भी है जिसको कह सकते हैं ना, यानी भाव का स्थिरता भी जो है ना, ये भी बहुत समस्या का कारण बनती है सार्क के ऊपर आने में या दक्षिण एशिया के आपसी सहयोग और विकास में। ठीक है, अब दक्षिण एशिया को मजबूत बनाने के लिए कुछ सुझाव अगर बात करें तो इसके लिए सबसे पहले दक्षिण एशिया के सभी देशों के बीच विश्वास का वातावरण सबसे महत्वपूर्ण है। यानी आपस का जो विश्वास है, जो आपस की क्रेडिबिलिटी है, आपस की जो जिसको कह सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन की भावना का मजबूत होना, ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपस में विश्वास बनाना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, और संदेह तो बहुत है। भारत पाकिस्तान का संदेह तो चरम सीमा पर है। पाकिस्तान को लगेगा कि भारत उसके खिलाफ साजिश कर रहा है, भारत को लगेगा कि पाकिस्तान कर रहा है, करता ही है। इन्हें आपसी समस्याओं के निवारण के लिए बाहरी शक्तियों को स्थान नहीं देना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जिस तरह सोवियत संघ के समय आप देखिए, बल्कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था, गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये भी नए राष्ट्रों का ही था। छोटे छोटे राष्ट्र इसमें शामिल थे और भारत भी था उसमें। ये ज्यादा प्रभावशाली बन पाया और ये सार्क नहीं बन पा रहा। क्यों? क्योंकि भारत पाक वाला टेंशन उतना ज्यादा उसमें हावी नहीं हो पाया। दूसरी चीज कि वहां पर क्या हुआ कि तीसरी शक्ति को उन्होंने हावी नहीं होने दिया। यहां क्या है, भारत पाकिस्तान, खास करके पाकिस्तान जैसे देश कभी अमेरिका के प्रभाव में आ जाएंगे, कभी बांग्लादेश चीन, नेपाल, बांग्लादेश और नेपाल चीन के प्रभाव में आ जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, बाहरी शक्तियों का स्थान नहीं देना चाहिए। सार्क के सदस्य देशों को महाशक्तियों को इस क्षेत्र से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए और जितने मुद्दे हैं वो आपस में वो टाल सकें, आपस में सुलझा सकें, ऐसा प्रयास करना चाहिए। ये भी इस आंसर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसका आप रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं, इन पॉइंट्स के थ्रू समझ सकते हैं इस पॉइंट को बहुत अच्छे से। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया के देश भारत को एक बाहुबली समझते हैं जो इस क्षेत्र के छोटे देशों पर अपना दबदबा जमाना चाहता है। ऐसा छोटे देश समझते हैं और उनके अंदरूनी मामलों में दखल देता है। इन देशों की ऐसी सोच के लिए कौन कौन सी बातें जिम्मेदार हैं? तो अगर जो बड़े देश हैं उनको ये लगता है कि भारत उनके ऊपर दबदबा बनाना चाहता है, ऐसी सोच के लिए क्या क्या पॉइंट्स जिम्मेदार हैं? तो भारत दक्षिण एशिया की सर्वाधिक शक्तिशाली सैनिक शक्ति है। एक तो ये बात आ जाती है कि भाई भारत बहुत, थल सेना में तो बहुत आगे हैं, हम दुनिया में टॉप में हैं। तो थल सेना इनकी जो सैनिक शक्ति बहुत बड़ी है, तो कभी भी आक्रमण कर देगा। इसके अलावा ये तेजी से उभरती हुई यानी कि इमर्जिंग इकोनॉमी है। टॉप 7, टॉप 5, टॉप 6 में हम आने लगे हैं अब इकोनॉमी के क्षेत्र में, यानी अर्थव्यवस्था जो है पूरी दुनिया में टॉप 10 में, टॉप 7 में आ गई है। तो एक तो इनको लगता है कि भाई ये बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमारे ऊपर ये आर्थिक रूप से बोझ बना सकते हैं, हमारे ऊपर हमको बहुत टॉर्चर कर सकते हैं। और एक महाशक्ति बनने की ओर भारत अग्रसर है, ये भी एक इसका बहुत बड़ा उदाहरण बनता है। इसलिए भी ऐसा लगता है कि भारत जो है इन छोटे देशों को दबा देगा या इन छोटे देशों को अपने अंदर कब्जे में ले सकता है। ऐसी शंका, ऐसा डर इन लोगों को बना रहता है। तो ये इसका महत्वपूर्ण 3 कारण अगर आप देखना चाहें तो ये 3 कारण इसके आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के, जिनके थ्रू पूरे सिलेबस को एक छोटा सा रिवाइज करने का प्रयास किया गया। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न पाठ के पीछे आपके हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी हैं, और एनसीईआरटी के प्रश्न सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये हमने रिवाइज करने का कोशिश किया है, इनको सॉल्व करने की कोशिश की है। मॉडल आंसर के तौर पर है, आप इसमें और भी इनपुट्स ऐड कर सकते हैं और जो पाठ का पूरा परिप्रेक्ष्य है उसके अनुसार अपने उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात स्टूडेंट्स की, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए लेकर आया है, सभी विषयों के सभी पाठों के लिए। और इसके लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से ज़्यादा जुड़िए। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को के जितने सब्जेक्ट के जो सारे लेक्चर्स हैं
वो सब सीक्वेंस में अच्छी तरीके से बना के www.magnetsbrain.com पे भी जाकर आप सर्च करके और कक्षा वाइज यानी हर क्लास के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार वहां पे देख सकते हैं, जिससे आप अपनी पढ़ाई को रोचक बना लें। मैग्नेट ब्रेन्स ऐप को भी डाउनलोड करके आप वहां से क्रमवार इन वीडियोस को देखकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो हम इन वीडियोस को आप तक और लेकर आते रहें, सभी विषयों को उसमें हम शामिल कर सकें, सभी पाठ को शामिल कर सकें, बिल्कुल निःशुल्क। इसके लिए बस आपको इतना करना है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि सभी तक हम पहुंच सकें और सभी चैप्टर्स को हिंदी माध्यम में डील कर सकें निःशुल्क में। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।